नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में आज से शुरू हो रहे G20 नेताओं के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वैश्विक संघर्षों से निपटने के लिए नए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता। उद्योग जगत और परामर्श संस्थाओं ने 4 श्रम संहिता लागू करने का स्वागत किया। रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसे एक बड़ा कदम बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे सत्र का उद्घाटन किया। नाइजीरिया में कैथोलिक स्कूल से 200 से अधिक स्कूली बच्चों का अपहरण। क्रिकेट में भारत आज गुवाहाटी में दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा और लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में शुरू हो रहे G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे को आकार देने वाले प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। इनमें ग्लोबल साउथ की चिंताएं, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक शासन में सुधार शामिल हैं। श्री मोदी का आज कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। उद्घाटन सत्र समावेशी और सतत आर्थिक विकास, कोई पीछे न छूटे पर केंद्रित होगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये वैश्विक आर्थिक स्थिरता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुरुआत में G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल थे। 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी के समावेशी, महत्वाकांक्षी और निर्णायक दृष्टिकोण के अनुरूप थी, जिसे वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आदर्श माना जाता है। जोहान्सबर्ग से असुनुओं की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। वर्ष 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से ये प्रधानमंत्री मोदी का 12वां G20 शिखर सम्मेलन है। इस वर्ष का सम्मेलन विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये पहली बार है जब ये सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता है। अपनी अध्यक्षता में दक्षिण अफ्रीका ने प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें आपदा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, कम आय वाले देशों के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना, न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए वित्त जुटाना और समावेशी तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का दोहन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कल शिखर सम्मेलन से अलग ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय घनिष्ठता और विविधता पर संतोष व्यक्त किया। बैठक में रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, व्यापार तथा निवेश, शिक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय सदस्यों से भी मुलाकात की, जो विभिन्न सामुदायिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपने अनुभव साझा किए और विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने G20 देशों से वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि G20 देशों में समस्याओं से निपटने और विश्व को अधिक शांतिपूर्ण रास्ते पर लाने की अपार क्षमता है। श्री गुतरश ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज दुनिया को वैश्विक संघर्षों से निपटने के लिए एक नए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कल लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात कही। आज की नई दुनिया को एक नए यूनाइटेड नेशंस की आवश्यकता है। आई फर्मली बिलीव that today's new world requires a new United Nations. नए यूनाइटेड नेशन से मेरा आशय
किसी नई संस्था के निर्माण से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि उसी संस्था को एक नई ऊर्जा, नई कार्यशैली और नए दृष्टिकोण के साथ पुनर्जीवित किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इजरायल, हमास और यूक्रेन रूस जैसे वैश्विक संघर्षों तथा सूडान में सामने आ रहे मानवीय संकटों से निपटने में और अधिक सक्रिय भूमिका दिखा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र में कोई कमी है, बल्कि ये वैश्विक राजनीति की जटिलताओं, शक्तिशाली देशों के प्रभाव और संस्थागत प्रक्रियाओं की धीमी गति का शिकार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @IR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उद्योग जगत और परामर्श संस्थाओं ने देश में 4 श्रम संहिताओं के लागू होने का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा है कि इन सुधारों से औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा और नियमों का पालन आसान होगा। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव गिरीश आर्य ने कहा कि ये फैसला आजादी के बाद से मजदूरों के हित में लिया गया सबसे बड़ा सुधार है। भारतीय मजदूर संघ हृदय से उनका स्वागत करता है और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है। अब जो लेबर लॉज थे पुराने थे, आज काम की दुनिया बदल रही है, तो यदि उन कानूनों पर ही हम रहते हैं तो आज जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, ऐप वर्कर है, उसको कौन एड्रेस करेगा, कहां से उसके लिए प्रावधान आएंगे? इन कोर्ट्स में उनका सबका समाधान है। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक जायसवाल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ लोग कार्यरत हैं और नई श्रम संहिताओं के लागू होने से उनके लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा। करीब 50 करोड़ लोग से अधिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका न्यूनतम वेतन अब बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। महिलाओं के लिए भी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है। NFITU और उसके 14 श्रमिक संगठन है जिसकी हम लोग अलग से जारी करेंगे, उसके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य मनसुख मंडाविया साहब ने नोटिफिकेशन किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग के व्यापार निकाय नेस्कॉम ने कहा है कि भारत के श्रम कानूनों में सुधार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन ने सुधारों को सकारात्मक बताया। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ने कहा कि भारत के श्रम संहिताएं मजबूत और अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के वैश्विक प्रयासों को गति प्रदान करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट F. हुंगबो ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत की नई श्रम संहिता को उत्सुकता से देख रहे हैं। कल केंद्र सरकार ने देश में दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की। ये हैं वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा संहिता 2020। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि नई श्रम संहिताएं देश के कार्यबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस कदम की सराहना की है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु और सेवा कर GST दर घटाने के बाद 22 सितंबर से GST बचत उत्सव शुरू किया गया। इससे देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं कि नई GST दरों से पर्यटन क्षेत्र में हुए सुधार से नागरिकों को कैसे मदद मिल रही है। एक रिपोर्ट। नए GST सुधारों से पर्यटन क्षेत्र में करों में बड़ी कटौती की गई है। प्रति रात 7,500 रुपए से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर अब 12% के बजाय 5% कर लगाया जा रहा है। इस कमी से मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों के लिए ठहरने की सुविधा और अधिक किफायती हो गई है। इसके साथ ही 10 से अधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता वाली बसों पर भी अब GST को घटाकर 18% कर दिया है। इस कटौती से अर्ध शहरी और ग्रामीण मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बस के किराए सस्ते हुए हैं। GST की दरों में कटौती से भारत के पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। रिशु जायसवाल के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया।
इस मौके पर राष्ट्रपति ने लोगों से विभिन्न स्थानों की पारंपरिक संस्कृति के बारे में जानने की अपील की। मुझे विश्वास है कि जब लोग इन पवेलियन में आएंगे एवं विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के देखेंगे तो उन्हें ये एहसास होगा कि भारत की कला परंपरा कितनी समृद्ध है। देवियों और स्वजनों, हमारे देशवासी विशेषकर हमारी युवा भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में और अधिक जान समझ सकेंगे। इसके लिए भारत सरकार अनेक कदम उठा रही है। इस दिशा में राष्ट्रपति भवन में भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने एक स्कूल से 200 से अधिक बच्चों का अपहरण कर लिया। क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया ने बताया है कि हमला और अपहरण सेंट मैरी स्कूल में हुआ। एसोसिएशन के एक प्रवक्ता डेनियल एटोरे ने कहा कि हमलावरों ने 215 छात्रों के साथ साथ 12 अध्यापकों को भी अगवा किया है। नाइजर पुलिस ने कहा है कि इलाके में सेना और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आज तीसरा दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फिल्मोत्सव में आज का दिन सिनेमा प्रेमियों के लिए कई रंगारंग प्रस्तुतियां लेकर आ रहा है। इफ्फी में आज प्रदर्शित होने वाली कुछ फिल्मों में वैलेंटीना बर्टिनी और निकोल बर्टिनी की तावले फिल्म मॉस्किटोज, जफर पनाही की इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, सूर्य बालाकृष्णन की दीपा दीदी और देवांकर बोरगोहेन की असमिया फिल्म सिकर शामिल हैं। नारी शक्ति की भावना को मजबूत करते हुए पहली बार 50 से ज्यादा फिल्म निर्देशक अपनी फिल्में प्रस्तुत कर रही हैं। इस महोत्सव में ओपन एयर स्क्रीनिंग के लिए भी 3 स्थान निर्धारित हैं। मास्टर क्लास के एक हिस्से के रूप में विधु विनोद चोपड़ा फिल्म निर्माण की कला और भावनाओं पर अपने अनुभव साझा करेंगे, जबकि बर्लिनाले की फेस्टिवल डायरेक्टर ट्रिशिया टटल इफ्फी के फेस्टिवल डायरेक्टर शेखर कपूर के साथ एआई की दुनिया में सिनेमा को नए सिरे से परिभाषित करने के एक दिलचस्प सत्र में बातचीत करेंगे। इन सब के बीच फिल्मों की दुनिया से जुड़ी अपनी तरह की एक अनोखी प्रदर्शनी कला अकादमी के एक बड़े से हॉल में लगाई जा रही है। इस प्रदर्शनी में 1000 से अधिक कैमरे रखे गए हैं। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैच की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच सुबह 9 बजे से शुरू होगा। ऋषभ पंत भारत की कप्तानी करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज फाइनल में उनका मुकाबला ताइवान के चाओ टिएन चेन से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद कनक। आज लगभग सभी अखबारों ने 4 श्रम संहिताएं लागू होने को अपनी पहली खबर बनाया है। दैनिक भास्कर लिखता है, अब न्यूनतम वेतन की गारंटी, ओवर टाइम पर मिलेगा 2 गुना वेतन, 40 से ऊपर के कर्मियों का मुफ्त हेल्थ चेकअप, गिग वर्कर को पीएफ ग्रेच्युटी। अमर उजाला लिखता है, 40 करोड़ श्रमिकों की जिंदगी में बदलाव की उम्मीद। पंजाब केसरी ने इसे मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला कहा है। नव भारत टाइम्स ने जबरदस्त शीर्षक से लिखा है, अब बदलेगी नौकरियों की दुनिया। जनसत्ता ने प्रथम पृष्ठ पर बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के गठन पर नीतीशे बिहार है, परिवार स्वीकार है शीर्षक से लिखा है, इस मंत्रिमंडल की खास बात ये है कि 26 में से 10 मंत्री राजनीतिक परिवार से हैं। दुबई एयर शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश में पायलट की मौत की खबर भी अखबारों के पहले पन्ने पर छाई हुई है। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, वीर अर्जुन, दैनिक ट्रिब्यून ने इसे पहले पन्ने पर सचित्र दिया है। लोकसत्ता ने दिल्ली में लालकिला के पास हुए विस्फोट मामले की एनआईए जांच के आधार पर लिखा है, हमास जैसे हमलों की साजिश रच रहा था जैश। पंजाब केसरी ने दिल्ली में सांसों पर संकट शीर्षक से लिखा है, स्कूलों में खेलकूद बंद। देशबंधु ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था IQ एयर की रैंकिंग के अनुसार दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कहा है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, फसलों को कीट से बचाने वाले रसायनों से कूद हो रहे किसानों के दिमाग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से शुरू हो रहे G20 नेताओं के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वैश्विक संघर्षों से निपटने के लिए नए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता। उद्योग जगत तथा परामर्श संस्थाओं ने 4 श्रम संहिता लागू करने का स्वागत किया। रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसे एक बड़ा कदम बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे सत्र का उद्घाटन किया। नाइजीरिया में कैथोलिक स्कूल से 200 से अधिक स्कूली बच्चों का अपहरण। क्रिकेट में भारत आज गुवाहाटी में दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। और लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त।